सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों। आइए आज हम अमीन्स की केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं। हमारे सिलेबस में दो ही टाइप की रिएक्शंस हैं अमीन्स की, एक रिएक्शन विद HNO2 और दूसरी हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। आज के हम इस लेक्चर में हम अराइल अमीन्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के पास जाती हैं अपनी इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। ऐसी स्पीसीज को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगी? जब किसी रिएक्शन में किसी एक कंपाउंड में एक इलेक्ट्रोफाइल की जगह कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है तो उस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड्स के केस में यूजुअली जिस फंक्शनल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन होती है वो होती है H+ की, यानी कि हाइड्रोजन एज ए कैटायन जो है वो रिंग छोड़ के जाता है और उसकी जगह दूसरा इलेक्ट्रोफाइल रिंग के अंदर आ जाता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो बेंजीन जो है उसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, अबो और बिलो द प्लेन, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसलिए बेंजीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है और कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर आके जुड़ सकता है। अब जुड़ने का तरीका क्या रहेगा वो आपको मैंने मैकेनिज्म शो किया है यहाँ पे कि बेंजीन में कैसे एक ESR रिएक्शन होती है। ESR स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया है और सेकंड स्टेप में आप देख रहे हैं कि एक कोई बेस जो है वो यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहा है। तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे के जाएगा, H+ के रूप में यहाँ से बाहर चला जाएगा। इट मीन्स E+ यानी इलेक्ट्रोफाइल आया किसकी जगह पे? H+ की जगह पे। तो इसलिए ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट होता है वो एक कार्बोकैटायन होता है, मीन्स कार्बन पे प्लस चार्ज है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। और उसमें हम एग्जांपल लेंगे एनिलीन का, कि एनिलीन की रिएक्शंस हम देखने जा रहे हैं। अब एनिलीन के अंदर क्या है? नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है नाइट्रोजन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को रिंग के साथ रेजोनेंस में इस्तेमाल करता है। नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन रिंग को डोनेट करेगा तो फर्दर जो आगे वाला डबल बॉन्ड है वो टूट के नेक्स्ट कार्बन पे एज ए इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएगा। तो नाइट्रोजन ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट किए इसलिए इस पे कैसा चार्ज आ गया भाई? प्लस, और जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन पेयर गया वहाँ गया माइनस चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब ये जो माइनस चार्ज यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर से अगली पोजीशन पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और अगला डबल बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये नेगेटिव चार्ज पूरी रिंग में डिलोकलाइज होता रहेगा और फाइनल स्ट्रक्चर में वापस हमें एनिलीन का दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि NH2 ग्रुप जो कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उसने बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दिया है। बेंजीन में 3 पोजीशंस, 2 ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया है। तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहाँ जाएगा? या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा या पैरा पे, क्योंकि वहीं पे इलेक्ट्रॉन उसको ज़्यादा उपलब्ध मिलेंगे। इसलिए NH2 ग्रुप कैसा ग्रुप है भाई? एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। आइए हम वन बाय वन अब देख लेते हैं कि ऑर्थो पे अटैक हो गया, पैरा पे जब अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का तो उससे और क्या स्टेबिलिटी पे फ़र्क पड़ रहा है। मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर शो किए हैं कि अगर ऑर्थो पे अटैक होगा तो पहले वाला कार्बोकैटायन बनेगा, पैरा पे अटैक होगा तो दूसरे वाला कार्बोकैटायन बनेगा। अब ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर जो हैं स्टेबलाइज होते हैं। कैसे? नाइट्रोजन जो है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रिंग को, तो
रिंग का प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा और नाइट्रोजन के ऊपर अब प्लस चार्ज आ जाएगा। मीन्स जो कार्बोकैटायन था किसका, बेंजीन रिंग का जो कार्बोकैटायन बना था वो NH2 ग्रुप के द्वारा स्टेबलाइज हो गया है। और इसी रेजोनेंस के स्टेबलाइजेशन से जो अटैक है वो ऑर्थो पैरा पोजिशन पे इजीली हो पाता है। तो एनिलीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है ऑर्थो पैरा पोजिशंस पे, एक चीज़। दूसरी चीज़, NH2 बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है तीनों पोजिशंस को, दो ऑर्थो पोजिशन और एक पैरा पोजिशन। तो इसलिए पॉसिबिलिटी रहती है कि आने वाला ग्रुप तीनों पोजीशन पे भी जुड़ सकता है। और तीसरी चीज़ ये कि रिएक्शंस बहुत फास्ट होती हैं। एग्जांपल देखते हैं हम। सबसे पहले है हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन बहुत फास्ट रेट पे होता है। और क्या होगा, जो तीन पोजीशन मैंने बताई, दो ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन, तीनों पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाता है। तो जब एनिलीन को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं कि सिंपली ब्रोमीन वाटर लिया हमने, अदरवाइज रिएक्शंस में क्या होता है, हेलोजिनेशन में एक हेलोजन कैरियर, एक लेविस एसिड लिया जाता है, बट यहाँ उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ रही। रीजन बीइंग एनिलीन जो है वो हाईली एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है। तो ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बन गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। दोनों ऑर्थो और तीसरी पैरा पोजीशन सभी की सब जगह इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया है। तो अगर अब हमें मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना हो, मींस NH2 के अंदर सिर्फ एक ब्रोमीन लेके आना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस NH2 ग्रुप को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मींस NH2 ग्रुप की वजह से रिंग जो वो हाईली एक्टिवेटेड है, तो हमें NH2 ग्रुप को ऐसे ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो रिंग को ज़्यादा एक्टिवेट ना करे। इस चीज़ को बोला जाता है प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप। और अमीनो ग्रुप की प्रोटेक्शन की कैसे जाती है, हम क्या करेंगे, अमीनो ग्रुप का एसिटाइलेशन करवा देंगे। एसिटाइलेशन से क्या होगा, जो हमारा NH2 ग्रुप है उस पर COCH3 ग्रुप जुड़ जाएगा और उसकी अब इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर कम हो जाएगी। तो आइए देखते हैं प्रोटेक्शन कैसे कैरी आउट होगी। सबसे पहले एनिलीन लेंगे, उसका एसिटाइलेशन करवाएंगे, मीन्स उसकी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ से एक ये रिएक्शन यूजुअली एक बेस पायरिडीन की प्रेजेंस में होती है। उसकी प्रेजेंस में क्या होगा, एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल यहाँ से अलग हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे शो किया है, और बचा हुआ पार्ट एसिटिक एनहाइड्राइड का COCH3 वो एनिलीन की नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। तो ये होगा भी एसिटाइलेशन एनिलीन का। और जो प्रोडक्ट बना है एसिटेनोलाइड, अब ये जो एसिटेनोलाइड है ये उतना ज़्यादा एक्टिवेटेड नहीं है, मीन्स ऑर्थोपैरा जो पोजीशंस हाईली एक्टिवेटेड थी अब वो इतनी एक्टिवेटेड नहीं रहेंगी। उसके पीछे जो वजह है वो भी समझ लेते हैं। एसिटेनोलाइड है, अब नाइट्रोजन जो है वो जुड़ गया किससे, C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप से। कार्बोनिल ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और नाइट्रोजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। इट मीन्स नाइट्रोजन का लोन पेयर अब रिंग की तरफ डोनेट करने के लिए उपलब्ध नहीं है। इट मीन्स ऑर्थोपैरा पोजिशंस उतनी ज़्यादा एक्टिवेट नहीं होंगी। तो इस तरीके से हम अमीनो ग्रुप की प्रोटेक्शन करते हैं। और प्रोटेक्शन के बाद फिर हम देखते हैं कि मोनोहेलोजिनेशन कैसे होगा। तो इजीली आप इसको समझ पाएंगे। मोनोहेलोजिनेशन के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, एनिलीन का जो NH2 ग्रुप उसको प्रोटेक्ट करेंगे, मीन्स उसका एसिटाइलेशन करवाएंगे। एसिटाइलेशन से इट विल कन्वर्ट इनटू NHCOCH3, NH2 ग्रुप इसमें कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करवाएंगे, हेलोजिनेशन। तो ब्रोमीन हमने लिया इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो ब्रोमीन या तो पैरा पे जाएगा या ऑर्थो पे जाएगा, तीनों पोजीशन से, यानी कि ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट अब नहीं मिल रहा। और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने NHCOCH3 ग्रुप बनाया है
एसिटाइलेशन से अब इसको वापस NH2 में कन्वर्ट करेंगे, तो हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। तो हाइड्रोलिसिस में से आप ये समझ सकते हो कि जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका OH वो तो CH3CO के साथ जुड़ गया, CH3COH बन के बाहर चला जाएगा, और वाटर का एक हाइड्रोजन वो NH के साथ जुड़ के उसको NH2 में कन्वर्ट कर देगा। इस तरीके से हमें मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाएंगे। फर्दर यहाँ पे पैरा पार्ट, जो पैरा वाला प्रोडक्ट है वो मेजर अमाउंट में है, ऑर्थो वाला माइनर अमाउंट में। रीजन बीइंग पैरा पोजीशन पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम बनता है, इसलिए वो यूजुअली मेजर प्रोडक्ट होता है इन कंपैरिजन टू ऑर्थो प्रोडक्ट। नेक्स्ट रिएक्शन है भाई नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन करवाने के लिए यूजुअली नाइट्रेटिंग मिक्सचर का इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है? कॉन्सनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 का मिक्सचर। अब HNO3 जो है ये एक बहुत स्ट्रोंग नाइट्रेटिंग एजेंट तो है ही, साथ में एक स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये रिंग का क्या करवा देगा? ऑक्सीडेशन भी करवा देगा, क्योंकि रिंग पहले ही हाईली एक्टिवेटेड है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NH2। तो इस रिंग का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन होने से साइड प्रोडक्ट्स मिलेंगे। मेन हमारा प्रोडक्ट यानी हम जो नाइट्रेशन करवाना चाहते हैं उसकी अमाउंट, उसकी यील्ड कम होगी। साथ में जब नाइट्रेशन करवाते हैं तो अनएक्सपेक्टेडली एक और प्रोडक्ट बनता है। हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा या पैरा पे, बट यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली मेटा पोजीशन पे भी, जिसको मैंने ब्लू डॉटेड लाइंस के अंदर दिखा रखा है, मेटा प्रोडक्ट भी अनएक्सपेक्टेडली बनता है। और साथ में अमाउंट आप कंपेयर करके देख सकते हैं, पैरा तो बना है 51%, जबकि मेटा है 47%, और ऑर्थो तो ना के बराबर है, नेग्लिजिबल अमाउंट है 2%। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह समझते हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है, और स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशंस पे NH2 ग्रुप जो है एनिलीन का वो प्रोटोनेट हो जाता है। जैसा कि मैंने ऊपर डायग्राम में दिखा रखा है कि अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशंस एनिलीन किस में कन्वर्ट हो गया अभी? एनिलीनियम आयन में। अब नाइट्रोजन पे आ गया प्लस चार्ज आ गया, तो अभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के बजाय क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कहाँ से करेगा? डोनेशन भी ज़्यादा ऑर्थोपैरा पे होती है, और विड्रॉइंग नेचर भी ऑर्थोपैरा पे ही ज़्यादा होता है। तो मेटा से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं हो पाएंगे, इसलिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा भाई? मेटा पोजीशन पे जाएगा। तो इस केस में मेटा प्रोडक्ट भी बनता है। नेक्स्ट इसमें अब अगर हमें मोनोनाइट्रेशन करवाना ही है और हमें मेटा नहीं चाहिए, जो मेटा वाला प्रोडक्ट है वो नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बना था, हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट जो है पैरा मेटा ऑर्थो ये यूजफुल नहीं है, तो हमें पैरा या ऑर्थो प्रोडक्ट चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अगेन वही प्रोसीजर रहेगा जैसे हेलोजिनेशन में हमने किया था। पहले हम एनिलीन का एसिटाइलेशन करवाएंगे, मीन्स के अमीनो ग्रुप की प्रोटेक्शन करवाएंगे, एस्टेनोलाइड बन गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसका नाइट्रेशन करेंगे, क्योंकि अब एस्टेनोलाइड में NHCOCH3 ग्रुप हो ज़्यादा एक्टिवेट नहीं करेगा रिंग को, तो ऑक्सीडेशन की भी संभावना कम हो जाएगी, साथ में साइड प्रोडक्ट्स की भी संभावना कम हो जाएगी। तो पैरा या ऑर्थो प्रोडक्ट बनेंगे, मेटा नहीं बनेगा, पैरा मेजर प्रोडक्ट रहेगा। फर्दर इनका हाइड्रोलाइसिस करवा के हम इनसे नाइट्रो एनिलीन प्रिपेयर कर लेंगे, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन और पैरा नाइट्रो एनिलीन। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है? यूजुअली ओलियम यानी कि कंसनट्रेटेड H2SO4 प्लस SO3 ये सल्फोनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब एनिलीन का जब सल्फोनेशन करवाते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, अब यहाँ पे एक मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि सल्फोनेशन होता है अंडर ड्रेस्टिक कंडीशंस, मतलब हाई टेम्परेचर पे। अब एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि एनिलीन हाईली एक्टिवेटेड रिंग है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली शो करना चाहिए, बट जब सल्फोनेशन करवा रहे हैं तो चीज़ बदल गई है, मतलब आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ रही है। अब इसके पीछे की वजह समझते हैं। H2SO4 की प्रेजेंस में अब एनिलीन जो है नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उसका हो जाता है भाई प्रोटोनेशन, और प्रोटोनेशन से क्या बन गया? एनिलीन हाइड्रोजन सल्फेट।
NH2 के ऊपर एक H पॉजिटिव जुड़ गया है। अब ये एनिलीन हाइड्रोजन सल्फेट ये इजीली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एट दिस टेम्परेचर 455 टू 475 केल्विन। जब इस पे हीट करेंगे इट कन्वर्ट्स इनटू सल्फेनिलिक एसिड, जो कि हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है। सल्फोनेशन में SO3H ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजिशंस पे आके जुड़ता है। तो हमें जो डिजायर्ड प्रोडक्ट था सल्फेनिलिक एसिड वो बन गया है, बट बना है अंडर ड्रेस्टिक कंडीशंस। ठीक है, इसमें एक चीज और है, ये जो सल्फेनिलिक एसिड बना है ये सल्फेनिलिक एसिड एक ज्विटर आयन के थ्रू बना है, या आप ये कह सकते हैं कि जो सल्फेनिलिक एसिड यानी कि पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो बना है वो इक्विलिब्रियम में है एक और स्ट्रक्चर के। वो स्ट्रक्चर कौन सा है अभी, जिसको मैंने ज्विटर आयन लिखा हुआ है। अभी स्ट्रक्चर कैसे बना ये भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से पहले हम सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि जो सल्फोनेशन है वो ड्रेस्टिक कंडीशन पे हुआ। वजह क्या रही कि एनिलीन जो है उसका प्रोटोनेशन हो जाता है, प्रोटोनेशन से अब वो रिंग को एक्टिवेट नहीं कर पाता, इसलिए थोड़ा सा हीटिंग जो है वो ज़्यादा करनी पड़ती है। फिर ज़्यादा हीटिंग पे क्या होगा, सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है वो पैरा पोजिशन पे जाके अटैच हो जाएगा। बट ये सल्फेनिलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, एक और दूसरे स्ट्रक्चर के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है, जिसको हम ज्विटर आयन या इंटरनल सॉल्ट बोलते हैं। और कई बार जो छोटे क्वेश्चन होते हैं उनमें भी पूछा जाता है व्हाट इज ज्विटर आयन या व्हाट इज इंटरनल सॉल्ट, तो हम आगे डिस्कस करेंगे आगे की स्लाइड्स में। तो मैंने स्ट्रॉन्ग कंडीशंस का आपको बता दिया कि क्यों यूज़ करनी पड़ी। दूसरी चीज़ एक और है यहाँ पे कि जब प्रोटोनेशन हो गया, प्रोटोनेशन के बाद क्या हुआ, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ गया, तो अब ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेजना चाहिए, मेटा पोजिशन पे, जबकि जा कहाँ रहा है, पैरा पोजिशन पे। तो इन दोनों में से कैसे डिसाइड होता है कि यहाँ पे रिएक्शन में आपने देखा होगा देयर वाज इक्विलिब्रियम, सल्फेनिलिक एसिड और ज्विटराइन एक इक्विलिब्रियम वहाँ पे सेटअप है। सल्फोनेशन एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, तो यहाँ प्रोडक्ट कौन सा बनेगा वो डिपेंड करेगा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे। और इक्विलिब्रियम किसको फेवर करता है, पैरा आइसोमर को, इसलिए यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट बनता है, मेटा नहीं बनता। अच्छा, ये अब डिस्कस करते हैं कि ज्विटराइन स्ट्रक्चर क्या होता है। पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है भाई ज्विटराइन स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो हमारा अमीनो सल्फोनिक एसिड था, मतलब एनिलीन के ऊपर SO3H ग्रुप लगा हुआ था, मीन्स अमीनो सल्फोनिक एसिड। अब उसमें दो ग्रुप हैं, एक के अंदर क्या है NH2, ये पीछे वाली स्लाइड में फिर से दिखा रहा हूँ आपको, सल्फेनिलिक एसिड पे फोकस कीजिए। NH2 ग्रुप है बेंजीन पे और एक है SO3H। अब NH2 जो है वो होता है बेसिक इन नेचर क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और SO3H ग्रुप होता है एसिडिक। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें बेसिक और एसिडिक ग्रुप साथ साथ हों तो क्या होता है, एसिडिक ग्रुप अपना प्रोटॉन बेसिक पार्ट को दे देता है। तो देखिए यहाँ पे SO3H ने अपना H पॉजिटिव दे दिया NH2 को, वो बन गया NH3 पॉजिटिव। तो ये एक सोल्ट बन गया ना, कैटाइन एनाइन साथ साथ हैं, और मॉलिक्यूल के अंदर ही हुआ ऐसा, बाहर से कोई एनाइन नहीं आया, इसलिए इसको इंटरनल सोल्ट भी बोला जाता है या ज्विटर आयन बोला जाता है। और कई इसको डाइपोलर भी बोलते हैं, डाइपोलर आयन। अब ज्विटर आयन स्ट्रक्चर के लिए कुछ सपोर्टिंग एविडेंस भी हैं कि सल्फेनिलिक एसिड जो है वो ज्विटर आयन के रूप में एग्जिस्ट करता है। और ज्विटर आयन का मतलब क्या हुआ कि इसमें NH2 ग्रुप या SO3H ग्रुप नहीं होके यहाँ पे NH3 पॉजिटिव और SO3 माइनस ग्रुप हैं। तो इसकी 3-4 प्रॉपर्टीज हैं जो इसको सपोर्ट करती हैं। पहली ये कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अगर अकेला बेंजीन सल्फोनिक एसिड देखें या अकेली एनिलीन देखें तो उनका मेल्टिंग पॉइंट है कम, 339 केल्विन और 268 केल्विन, जबकि सल्फेनिलिक एसिड का कितना है 553 टू 573 केल्विन। यूजुअली जो कंपाउंड्स पोलर होते हैं ना उनके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। और अभी हमने देखा कि सल्फेनिलिक एसिड किस फॉर्म में है, डाइपोलर फॉर्म में है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इट मीन्स एक्चुअल में ये डाइपोलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दूसरी चीज़ क्या है कि सल्फेनिलिक एसिड जो है
वो वाटर या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल है। अब सल्फोनिक एसिड है वो जनरली वाटर में सोल्यूबल होता है और अमीन्स जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल होती हैं। तो अगर सल्फेनिक एसिड के अंदर NH2 ग्रुप भी होता और SO3H ग्रुप होता, तो SO3H ग्रुप होता तो वाटर में सोल्यूबल हो जाता, NH2 ग्रुप होता तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल हो जाता। बट ऐसा नहीं है, ये लगभग दोनों में ही इनसोल्यूबल है। तो ये चीज़ भी शो कर रही है कि इसके अंदर फ्री NH2 और फ्री SO3H ग्रुप नहीं है। साथ में सल्फेनिलिक एसिड इज insoluble in aqueous mineral acids whereas amines go into solution with the formation of salts। ठीक है, अब सल्फेनिलिक एसिड में अगर हम कोई बेस डालते हैं, NaOH डालते हैं, तो क्या होगा, बेस NaOH क्या करेगा, NH3 पॉजिटिव से प्रोटॉन निकाल लेगा, प्रोटॉन निकाल लेगा तो क्या हो जाएगा, वो बच गया NH2, तो इसका ये सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। इट मीन्स सल्फेनिलिक एसिड जो है वो बेस के अंदर डिजोल्व हो जाता है और एक्चुअल में ऐसा पाया गया है। तो ये ज्विटराइन स्ट्रक्चर जो है वो एक्चुअल में इस चीज़ को प्रूव करता है कि कैसे सल्फेनिलिक एसिड जो है वो बेस में सोल्यूबल होगा। लास्ट रिएक्शन है भाई फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो देखिए, जब भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करते हैं, 4 रिएक्शंस हम डिस्कस करते हैं, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट। 3 हम डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बट एनिलीन जो हो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से हो नहीं करता। रीजन बीइंग, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए जो रिएजेंट हम यूज़ करते हैं उसमें हम एरोमेटिक कंपाउंड की अल्काइलेशन या एसाइलेशन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ए लेविस एसिड। वो लेविस एसिड FeCl3 हो सकता है या AlCl3 हो सकता है। अब देखिए एनिलीन क्या है, एक लेविस बेस, क्योंकि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। AlCl3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है तो वो है लेविस एसिड। तो बेस और एसिड मिलके आपस में क्या करेंगे, NH2 अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा AlCl3 को और दे विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए सॉल्ट, एक सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो सोल्ट बन गया अब ये किसका काम करेगा, एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का काम करेगा, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाती है कौन से वाली, फ्रीडल क्राफ्ट वाली। इसलिए हम कह सकते हैं कि एनिलीन डू नॉट शो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो ये रिएक्शंस थी भाई जो हमने 4 रिएक्शंस एनिलीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पेपर में पूछी जाती हैं, तो आप इनको ज़रूर करें। बाय बाय, सी यू सून, थैंक यू।